मायरा बहुत इंटरेस्ट से कार्तिक की बात सुन रही थी। कार्तिक ने भी अपनी बात जारी रखी और आगे बताया। मेरे सिर से माँ बाप का साया छिन गया और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मेरे रिलेटिव्स ने मुझे घर से निकाल दिया और घर हड़प लिया। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर एक दिन किसी ने मुझे एक अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। मैं उस अनाथ आश्रम में ही पला बढ़ा। मेरी जिंदगी के कई जरूरी फैसले किसी और ने किए और मैं हर उस सिचुएशन में ढलता गया जो जिंदगी ने मुझे तोहफे में दी। इतना कहकर कार्तिक ने मायरा की तरफ देखा। वो तो कब की नींद की आगोश में जा चुकी थी। अगली सुबह जब मायरा की आंख खुली तब तक हालात अपनी करवट बदल चुके थे। वो अब भी नींद में थी और ठीक से आंखें नहीं खोल पा रही थी। आधी खुली आंखों से उसे अपने सामने कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। इस बात का एहसास होते ही मायरा ने अपनी आंखें खोल ली और सामने मौजूद शख्स को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ रहेजा बैठा हुआ था। सिद्धार्थ को देखकर मायरा बहुत घबरा गई। उसने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें रगड़ी और इस उम्मीद में सामने देखने लगी कि शायद उसका सपना टूट गया हो और सामने बैठा शख्स गायब हो गया हो। लेकिन सिद्धार्थ की मौजूदगी कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। तुम कोई सपना नहीं देख रही मायरा, मैं सच में तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सिद्धार्थ की आवाज जैसे ही मायरा के कानों में पड़ी उसे यकीन हो गया कि वो सपना नहीं देख रही है। उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई और वो घबराहट में ही उससे पूछ बैठी, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस सवाल पर सिद्धार्थ गुस्सा हो गया और उसने ऊंची आवाज में मायरा से पूछा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कल भी मुझसे झूठ बोला और आज जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब भी तुमने यही कहा कि तुम अपनी दोस्त के एंगेजमेंट के लिए पुणे आई हो। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया मायरा, और तुमने बदले में सिर्फ मुझसे झूठ ही बोला। मायरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप नजरें नीचे झुका कर बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ के सवाल का क्या जवाब दे। तभी सिद्धार्थ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इस सुनसान फार्म हाउस में अकेली क्या कर रही हो? इस फार्म हाउस से और इस शहर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मायरा अब भी शांत बैठी थी। उसके शब्द जैसे मुंह में ही अटक गए थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे, और उसकी खामोशी सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ा रही थी। उसने दोबारा मायरा से पूछा, बताओ क्या कर रही हो तुम यहाँ? आई वॉन्ट एन आंसर। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर मायरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, मगर वो ये भी जानती थी कि वो जवाब देने में जितना समय लगाएगी सिद्धार्थ का गुस्सा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए उसने एक कहानी बनाते हुए कहा, वो दरअसल मेरी टैक्सी खराब हो गई थी और फिर ड्राइवर मुझे यहीं पास में ही छोड़कर चला गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये शहर मेरे लिए अनजान था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। फिर जब मुझे फार्म हाउस दिखाई दिया तो मैं किसी से मदद मांगने के इरादे से इस फार्म हाउस के अंदर चली आई। यहाँ पर कोई नहीं था। मेरी फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी और रात में मुझे कहीं और जाने में डर लग रहा था। इसीलिए मैंने यही रात गुजारने का फैसला किया। सॉरी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मायरा ने अपनी बात कह तो दी थी, लेकिन सिद्धार्थ को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जिस आदमी को मायरा के पीछे भेजा था उसने टैक्सी खराब होने वाली तो कोई बात उसे नहीं बताई थी, पर सिद्धार्थ के पास मायरा की बात को मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने मायरा पर यकीन करने का दिखावा किया और बोला, लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल किया था कि तुम कहाँ हो तब तो तुम्हारा फोन काम कर रहा था और तुमने मुझसे ये भी कहा कि तुम अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई हो। तुमने मुझे उस वक्त ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी टैक्सी खराब हो गई है और तुम एक वीरान फार्म हाउस में फंस गई हो? सिद्धार्थ का सवाल सुनकर मायरा बिल्कुल घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए तुरंत कहा, वो आपके डर से मेरे मुंह से झूठ निकल गया था।
ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और उसने कहा, तुमने इस तरह की पचकानी हरकत करने से पहले ये नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ हो जाता तो? खैर ये सब छोड़ो, अब चलो वापस, साथ में बेंगलुरु चलते हैं। ये बोलकर सिद्धार्थ मायरा के साथ कार्तिक के फार्म हाउस से बाहर निकल गया। मायरा ने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि सिद्धार्थ ने उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में मायरा ने सिद्धार्थ से पूछा, मैं एक बात सोच रही थी, आपको कैसे पता चला कि मैं उस फार्म हाउस में हूँ? आई मीन, आप मुझे ढूंढते हुए वहां कैसे पहुंच गए? आप तो बेंगलुरु में थे ना? एंड डोंट टेल मी कि आप मेरा पीछा कर रहे थे। मायरा ने हंसते हुए कहा। उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर तुरंत ही उसने एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब दिया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था मायरा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोइंसिडेंटली तुम्हारे आने के बाद मुझे भी एक मीटिंग के लिए पुणे आना पड़ा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ लेकर बेंगलुरु वापस चलूं। लेकिन जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम्हारा फोन ऑफ था। मैं बहुत डर गया, मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मेरा एक डीआईजी फ्रेंड यहीं पर पोस्टेड है, उसकी मदद से मैंने तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस करवाया। बस फिर मैं तुम्हें ढूंढते हुए उस फार्म हाउस तक पहुंच गया। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर एक बार फिर से मायरा सोच में डूब गई। सच में सिद्धार्थ मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। पहले तो मुझे कोई नहीं भाव देता था, लेकिन अब मेरे पास कार्तिक जैसा अच्छा फ्रेंड और सिद्धार्थ जैसा अच्छा बॉस है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और मायरा फ्लाइट में बैठे हुए थे और वापस बैंगलोर जा रहे थे। अचानक ही मायरा को अपने हाथ पर किसी छुअन का एहसास हुआ। ये सिद्धार्थ था, जो मायरा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ ही देख रहा था। मायरा ने एक बार अपने हाथ को देखा और फिर सवालिया निगाहों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी नजरों में छुपे सवाल का जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मायरा, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जो भी तुमने आज किया है, प्लीज वैसा दोबारा कभी मत करना। तुम सोच भी नहीं सकती कि जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मैं कितना घबरा गया था। मायरा ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। ख्यालों की दुनिया में खोई हुई मायरा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसने सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और आराम से किसी मासूम बच्चे की तरह सो गई। कुछ देर बाद जब फ्लाइट बैंगलोर पहुंची तब सिद्धार्थ ने मायरा को जगाते हुए कहा, मायरा वेकअप, उठो, हम बैंगलोर पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर जब मायरा की नींद खुली तब उसकी नजर सिद्धार्थ से हट ही नहीं रही थी। दरअसल मायरा नींद में सिद्धार्थ के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लग गया था। उस दाग को देखकर मायरा बहुत एम्बैरस हो गई। उसने तुरंत ही सिद्धार्थ से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी शर्ट खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। मायरा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने मायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, कम ऑन, लेट्स गो। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों फ्लाइट से उतर गए। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। मुझे अभी किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैंने अपने लिए एक दूसरी कार मंगवाई है। सिद्धार्थ की बात पर मायरा ने कहा, मुझे बेंगलुरु लाने के लिए थैंक यू, वरना मैं तो पता नहीं कब तक उस सुनसान फार्म हाउस में फंसी रह जाती। एनीवे, आप अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहे होंगे। आई शुड गो, बाय। बाय बोलकर जैसे ही मायरा पलटकर कार में बैठने वाली थी, वैसे ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मायरा की तरफ बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने अपना चेहरा उसकी ओर झुकाया और धीरे से मायरा के कान में बोला, आई होप अगली बार तुम्हारी लिपस्टिक का दाग सिर्फ मेरी शर्ट पर ना लगे। देयर आर मेनी बेटर प्लेसेस। सिद्धार्थ के साथ ये नजदीकियां मायरा के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। सिद्धार्थ का हर कहा लफ्ज
उसे उसकी ओर खींच रहा था। जाने क्या कशिश थी उसकी बातों में कि उसकी बातें सुनकर मायरा किसी और ही दुनिया में खो जाती थी। जब मायरा अपने ख्यालों में थी तब सिद्धार्थ थोड़ा पीछे हुआ और हंसते हुए मायरा को बाय बोलकर वहां से चला गया। मायरा भी जल्दी से कार में बैठी और कार उसके घर की ओर चल पड़ी। मायरा सोच रही थी, मायरा, ये तुझे क्या होने लगा है? सिद्धार्थ की हर बात तुझे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी है? मायरा अपने ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वो अपने घर पहुंच गई। मैम, हम आपके घर पहुंच गए। ड्राइवर की आवाज सुनकर मायरा अपने ख्यालों से बाहर आई और कार से उतरकर अपने घर में चली गई। घर के अंदर सुनैना और महेंद्र पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मायरा को अंदर आते हुए देखा। वो दोनों दौड़कर उसके पास चले गए और उसे गले से लगा लिया। महेंद्र तो कुछ देर बाद मायरा को छोड़कर अलग खड़े हो गए, लेकिन सुनैना अब भी उसे कसकर गले लगाए हुए थी। सुनैना ने गले लगे हुए ही मायरा से कहा, हम कितना डर गए थे बेटा। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। मेरे मन में तो कई बुरे बुरे ख्याल भी आने लगे थे, लेकिन थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। अपनी माँ की फिक्र देखकर मायरा ने भी गले लगे हुए ही जवाब दिया, हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए फोन बंद हो गया था। उसके बाद वो तीनों जाकर लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। तब महेंद्र ने गला साफ करते हुए कहा, मायरा, तुम्हें तो याद ही होगा ना कि कुछ दिन पहले एक इन्वेस्टर अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आने वाले थे, लेकिन फिर वो प्लान पोस्टपोन्ड हो गया था। मायरा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, वो मीटिंग तो एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन्ड हो गई थी ना। महेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया और मायरा को आगे बताते हुए बोले, हाँ वो लोग किसी काम से आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, लेकिन अब वो लोग वापस आ गए हैं और आज वो अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आने वाले हैं, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हमें उनके सामने खुद को एक अच्छी फैमिली की तरह प्रेजेंट करना है। मायरा से इतना कहकर महेंद्र ने शनाया को आवाज लगाई, शनाया, यहाँ आओ। कुछ देर बाद शनाया लिविंग रूम में आई और अपने डैड के सामने खड़ी हो गई। महेंद्र उसकी तरफ बढ़े और ऊंची आवाज में उसे धमकी देते हुए बोले, शनाया, आज हमारे घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं और तुम्हें उनके सामने अच्छे से बिहेव करना है। खबरदार जो तुमने कोई उल्टी फुल्टी हरकत की। वैसे भी तुमने पिछली बार जो किया था उससे तो हमारी इज्जत में पहले ही दाग लग चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम आज वैसा कुछ नहीं करोगी। महेंद्र की बात पर शनाया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने गुस्से का घूंट पीकर हाँ में सर हिला दिया। उसकी जुबान भले ही चुप थी, पर उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था कि वो मायरा से कितनी नफरत करती है। वो मन ही मन मायरा को घूरते हुए सोच रही थी, ये मायरा हर बार बच कैसे जाती है। मुझे तो लगता है ये बिल्ली है जो पूरे 9 जन्म लेती है लेकिन मरती नहीं। इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था मैंने, लेकिन क्या हुआ, ये अभी मेरे सामने खड़ी है। अगर इसके बैग में ड्रग्स डालकर इसे स्मगलिंग के केस में फंसाने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो आज ये जेल में होती। लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, शायद उस जाल से भी बच निकली। लगता है अब मुझे इसका कोई परमानेंट इलाज सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे ये चाह कर भी बच ना पाए।